हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट की परीक्षाएं जो हैं 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित हैं। तो चलिए हम आप लोगों को फटाफट रिवीजन करा देते हैं इसके लिए। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन का PYQ का सेक्शन रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तब तक आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह पीयूष ग्रंथि है, यकृत है, थायराइड है और अमाशय है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह लीवर होती है, यानी कि यकृत होती है। तो आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा या फिर कैम्बियम के द्वारा। तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वह जाइलम के द्वारा होता है। अगर फल का परिवहन पूछता तब वह फ्लोएम के द्वारा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जल का परिवहन पूछा गया है तो आप लोगों का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, यानी कि जाइलम। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। किसकी कमी से नहीं बनता है बताइए। विटामिन ए की, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो बताइए आप लोगों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वह विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आत्मघाती शैली यानी कि सुसाइडल बैग जो होता है वह किसे कहा जाता है। राइबोसोम को या लाइसोसोम को या गाल्जी काय को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो वह किसको कहा जाता है, तो सुसाइडल बैग जो होता है यानी कि आत्मघाती थैली जो होती है वह लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। तो केंद्रक को, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर रसधानी को। बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो पावर हाउस जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि सी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन हार्मोन का श्रवण कहाँ से होता है। थायराइड से होता है, अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की दीपिकाओं से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है या फिर एड्रिनल से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का श्रवण जो होता है वह आप लोगों का आंसर नंबर बी यानी कि अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की दीपिकाओं के द्वारा होता है। तो आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लैंगर-हैंस से जो होता है 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला होता है अल्फा, पहला जो होता है वह अल्फा होता है। दूसरा जो होता है वह बीटा सेल होता है। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा गामा सेल और चौथा जो होता है वह पेप्टाइड होता है, पेप्टाइडल सेल्स होती हैं। तो इसमें जो होता है लैंगर-हैंस जो होता है पैंक्रियास के माध्यम से निकलता है। तो पैंक्रियास से जो होता है इसमें पहला अल्फा सेल होता है, दूसरा बीटा सेल होता है, तीसरा जो होता है गामा सेल होता है, चौथा पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो अल्फा सेल वाले में जो पहला वाला आंसर हो जाएगा, मतलब कि पहला वाला जो हो जाएगा अल्फा सेल वाले में, उसमें जो होता है उसमें ग्लूकागान उसमें श्रवण होता है। इसके बाद जो होता है बी वाला यानी कि बीटा सेल से जो होता है इंसुलिन का श्रवण किया जाता है। और गामा से जो होता है वह वह जो है पेप्सिन नामक निकलता है जिससे कि प्रोटीन का श्रवण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह 120 दिनों का होता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है या फिर रेनिन पाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लार में यानी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसमें जो होता है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो पेप्सिन वाला एंजाइम माने कि ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन का काम करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो है दूध को पचाने का कार्य करता है, लेकिन यह बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में यह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की हुई थी, तो एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वह किसने की हुई थी, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की हुई थी, यानी कि 5 का आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, यह क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है, या फिर कैरोटीन के कारण होता है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए इसको। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइबर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन ला के फास्ट रिवीजन कराते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्लोरो, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, हरित लवक वाला, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि ग्वाइटर जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है। तो ग्वाइटर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गले में जो सूजन के साथ आता है उसी को ग्वाइटर रोग बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव के हृदय में जो होता है यहाँ पर कितने हृदय होते हैं, तो यहाँ पर जो होता है वो 4 हृदय होते हैं, माने कि 4 कक्ष, माने हृदय तो एक ही होगा, हृदय एक ही होगा, हृदय जो है एक ही होगा, लेकिन 4 चैम्बर होते हैं इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं मानव में। अच्छा, और तो पक्षियों में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो पक्षियों में जो होते हैं 2 पाए जाते हैं, यानी कि 1 मिनट लिख रहे हैं हम, यानी कि बर्ड में जो होता है बर्ड में जो होता है 2 चैम्बर पाए जाते हैं। इसके बाद जो होता है सरीसृप यानी कि एम्फीबियस जो होता है, एम्फीबियन में जो होता है 3 चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है कि क्रोकोडाइल जो होता है यानी कि मगरमच्छ ही एक ऐसा है जिसमें 4 पाए जाते हैं, बाकी सभी में 2 पाए जाते हैं। ठीक है, तो मानव वाले में कितना हो जाएगा, मानव वाले में हो जाएगा 4 हृदय पाए जाते हैं, जैसा कि मगरमच्छ में पाए जाते हैं, तो इसमें भी 4 पाए जाते हैं। बर्ड में 2 पाए जाते हैं, एम्फीबियन में 3 पाए जाते हैं, और मगरमच्छ में 4 पाए जाते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, अनुवांशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को, गेगर जोहान मेंडल को, लैमार्क को, या फिर अरस्तु को। किसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक, ये कहा जाता है गेगर ऑफ जोहान मेंडल साहब को, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, यानी कि मलेरिया रोग किस पैरासाइट के कारण होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, या फिर साल्मोनेमा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि पैरासाइट जो होता है वह प्लाज्मोडियम, यानी कि पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और ये जो एंट अमीबा लिखा हुआ है यह आंत में पाया जाता है, यह परजीवी से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इसे पेचिस की शिकायत होने लगती है, यह आंत में पाया जाता है। और आंत में ही जो है एक और परजीवी पाया जाता है एंट अमीबा जिजीवलिस, लेकिन ये आंत से जो है सीधा मसूड़ों में चला जाता है, जिससे हमें पायरिया या फिर मसूड़ों में स्वेलिंग या फिर इससे मसूड़ों से खून बहना, इस मसूड़े संबंधित सारी बीमारियों के लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस के लिए है, मसूड़ों के लिए एंट अमीबा जिजीवलिस जो होता है ये मसूड़ों के लिए होता है। तो ये आंतों से ही
अपना प्रजनन का कार्य करते हैं, वहीं से फैलते हैं। ट्रिपैनोसोमा जो होता है सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है, निद्रा रोग का कारण होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह प्लाज्मोडियम वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन ए और डी, विटामिन बी और सी, विटामिन ई और के, या फिर विटामिन ए। बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो जो जल में घुलनशील विटामिन होती है यानी कि जल वाला जो होगा वह आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बी धन सी जो होते हैं ये वाटर में होते हैं। और इसके बाद जो होता है ए डी ई के, ये जो होता है ये फैट में होता है यानी कि वसा में घुलनशील होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जल में घुलनशील कौन सी है और वसा में घुलनशील कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसके बाद हाइड्रोमीटर जो होता है ये आर्द्रता को नापने का कार्य करता है, यानी कि ये आर्द्रता मापी हो जाता है। और ये बैरोमीटर जो होता है वो वायु संबंधित नापने के लिए होता है। और थर्मामीटर जो होता है ये बुखार के लिए होता है। ये तो आप सभी लोगों के घर में होगा। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए ये जो होता है लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में जो होती हैं वह 206 हड्डियां होती हैं। ये वयस्क मनुष्य की बात हो रही। वहीं बच्चों में जो होती हैं वो 300 होती है। यानी कि चिल्ड्रन में 300 होंगी और एडल्ट में जो होता है एडल्ट में 206 होती हैं। और हमारे जो एडल्ट में जो होती हैं 206 होती हैं, उसमें जो होता है हमारे फेस मतलब कि हमारे फेशियल बोन्स में जो होती हैं उसमें, एक मिनट लिख रहे हैं, यानी कि फेशियल बोन्स जो होंगी उसमें हमारे 14 हड्डियां होती हैं। और खोपड़ी में जो होती हैं यानी कि हेड में जो होती हैं 29 होती हैं। और हमारी एक भुजा में जो होती है, एक भुजा में हमारे 30 बोन्स होते हैं। और दोनों भुजा में, तो दोनों भुजा में यानी कि 30 गुणे 2 यानी कि 60 हड्डियां होती हैं। इसी प्रकार से पैरों में भी होती हैं, यानी कि 30 एक पैर में होती हैं, 30 एक पैर में होती हैं। दोनों मिलाकर के 60 हड्डियां हो जाती हैं। बाकी जो बचती हैं पेल्विस होती हैं, बॉल एंड सॉकेट होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं और वर्टिबल कॉलम वाली होती हैं। टोटल मिलाकर के 206 हड्डियाँ ये पाई जाती हैं। बाकी जो होती हैं बीच की हड्डी यानी फेफड़े की हड्डी जो होती है उसमें स्टर्नम होता है, यानी कि जो फेफड़ा को जोड़ने के बीच में जो काम करता है उसको हम हृदय के बीच की हड्डी को हम बोलते हैं स्टर्नम। और जो गले के पास जो होती है हंसली के आकार की, यानी कि उसे जो हम ब्यूटी बोन्स बोलते हैं, वो एक जोड़ी होती है, यानी कि उसमें 2 हड्डियां होती हैं। इसके बाद जो है टोटल हड्डियां हमारी कितनी हो जाती हैं? तो 206 हड्डियां हमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स का, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, जूल, वाट एवं पास्कल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, जूल हो जाएगा, वाट हो जाएगा या फिर पास्कल हो जाएगा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह हो जाएगा जूल, यानी कि आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई होती है? तो समय की, दूरी की, प्रकाश तीव्रता की या फिर द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी की इकाई होती है। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में, डेसिबल में, वाट में या फिर वोल्ट में? तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है वह डेसिबल में मापी जाती है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट भी है कि ये जो श्रव्य वाला आता है, परा श्रव्य होता है और श्रव्य होता है, तो इसका माप भी देख लीजिएगा। तो पराश्रव्य जो होता है वो 20,000 से ऊपर वाला होता है, यानी कि 20,000 से ऊपर जितने भी होंगे जिसे हम नहीं सुन सकते हैं उसे पराश्रव्य में रखा गया है, पराश्रव्य में। और श्रव्य जो होता है यानी कि जिसे हम सुनते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि ये यूपी टेट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये ज़रूर पूछा जाएगा श्रव्य और पराश्रव्य को लेकर के। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला क्यों नीला आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो मैंने आप लोगों को राइट आंसर ही बताने का प्रयास किया था, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा। आप लोग गेस करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आकाश का रंग पृथ्वी से जो है नीला दिखाई देता है, लेकिन ऊपर जो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं उनको कैसा दिखाई देता है? तो वह जो है काले रंग का दिखाई देता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है परावर्तन तो हो नहीं पाता है, इसलिए उन लोगों को काले रंग का ही दिखाई देता है। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर बेलनाकार दर्पण का? तो वाहनों में जो पीछे वाला दर्पण होता है, माने पीछे के शीशे को देखने के लिए जो दर्पण होता है वह जो होता है उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें हमें जो है छोटी आकृति दिखाई देती है जबकि बड़ा होता है। कान, इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, और कान के जो होता है वो छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाएगा, वो जो होता है बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाएगा, बस यही फ़र्क होता है। इसलिए गाड़ियों में जो है पीछे की गाड़ियाँ आ रही हैं या नहीं आ रही इसको देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग किया करते हैं, जैसा कि आंसर में है कॉन्वेक्स का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, आकाश का नीला रंग प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्कैटरिंग हो जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, पास्कल होता है या फिर जूल होता है या फिर वाट होता है, क्या होता है? तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है, यानी कि बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष यानी कि माओपिया जो होता है को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, द्विफोकस लेंस का या फिर समतल लेंस का? इसका हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया से, उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, जैसे निकट है तो निकट आओ, ओके, निकट आओ, तो ये क्या हो जाएगा? निकट आओ मतलब निकट जो हो जाएगा, निकट यानी कि निकट दृष्टि दोष, आओ मतलब अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, यानी निकट में अवतल लेंस हो जाएगा। बाकी जो बचता है उत्तल लेंस, बाकी उसमें दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस हो जाएगा। नी से निकट होता है तो निकट से अवतल, यानी निकट आओ यानी अवतल लेंस आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देने का क्या कारण होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है या फिर व्यतिकरण होता है?
तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा या फिर विवर्तन होगा, इसी दो में से है, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बताइए इन दोनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें तालाब में गहराई जो होता है ऊपर से देखते हैं तो वो हमें कम दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रकाश का जो होता है रिफ्लेक्शन होता है, तो प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें उसकी गहराई कम दिखाई देती है, यानी कि आप लोगों का अपवर्तन वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 26 नंबर का बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने, किसने दिया हुआ था। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन साहब ने दिया हुआ था, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर यानी कि कूलिंग के लिए, यानी कि फ्रिज में कूलिंग के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया, फ्रियान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा। इसका राइट आंसर है अमोनिया यानी कि फ्रियान। रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस यानी कि फ्रिज फ्रियान में भरा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सौर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइए आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, सोलर सेल का यह काम होता है। सोलर पंप धूप में रहते हैं, प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित कर देगा, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। तो राइट आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का, प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। तो प्राइमरी कलर जो होते हैं लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, हरा, पीला, काला या फिर नीला, सफ़ेद, लाल। तो प्राइमरी कलर कौन से हो जाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि लाल, हरा और नीला जो होते हैं ये प्राइमरी कलर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने का यंत्र कौन सा होता है। वोल्ट होता है, इमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है या फिर एनोमीटर होता है। बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए इमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका बताइएगा कि गैल्वेनोमीटर जो होता है किसके मापने का यंत्र होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, तृतीय नियम पर या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो वह क्रिया प्रतिक्रिया पर, यानी कि आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल राइट होगा, यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 32 का सी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस या 37 फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री सेल्सियस या 100 फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस 96 फ़ारेनहाइट। बताइए आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर पूछा गया है, तो ये तो आप सभी लोगों को बखूबी पता होगा क्योंकि थर्मामीटर से घर में ही मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया था यूपी टेट में, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी हुई थी। मेंडलीफ ने, मोसले ने, डाल्टन ने या फिर न्यूलैंड ने।
बताइए आप लोगों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ होगा या फिर मोस्ले होगा, डाल्टन होगा या फिर न्यूलैंड होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोस्ले ने दिया हुआ था। तो आवर्त सारणी जो है किसने दी हुई थी? तो मोस्ले साहब ने दिया हुआ था। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस यानी कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सभी को पता होगा कि इसका रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, जिसे हम नाइट्रस यानी कि हंसाने वाली गैस यानी लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो 35 का आंसर नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, जैसा कि आप सभी लोगों के घरों में इस्तेमाल होता होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी कि आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसके बाद जो होता है NaHCO3 जो होता है, ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? बताइए आप लोग। NaHCO3 और Na2CO3 ये दोनों किसके सूत्र होते हैं? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन किस गैस के कारण होता है? CO + CO2, O2 + NO2, CH3O3 और N2 + O2। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन जो होती है वह SO2 यानी और NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के अम्ल के प्रभाव से बादल बन जाते हैं, जिससे कि अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए भाई लोग, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को इतना अच्छे अच्छे कंटेंट वाले ढूंढ के क्वेश्चन लाते हैं जो इजी भी हो और आप लोगों की प्रैक्टिस भी फास्ट तरीके से हो जाए। यानी कि आधे घंटा भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 27 मिनट में हमने 37 सवाल करवा दिए आप लोगों को। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट तो थोड़ा बता दीजिए, हमें इसका आंसर भी दे दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरीके से और भी क्वेश्चन ला सकें, इससे अच्छे और हाई क्वालिटी वाले जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों का पेपर एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या फिर 0 होता है? बताइए। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है और 6 जो होता है वो अम्लीय हो जाता है, यानी कि ये नहीं होगा। तो आप लोगों का राइट आंसर जो होगा वो 7 वाला ही होगा। पीतल यानी कि ब्रांस जो होता है किस धातुओं का मिश्रण होता है? बताइए। तो पीतल जो होता है वह तांबा और जस्ता का होता है, तांबा और टिन का होता है, लोहा और कार्बन का होता है, जस्ता और शीशे का होता है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ब्रांस जो होता है वह तांबा और जस्ता का बना हुआ होता है, यानी कापर और जडन यानी कि जस्ता का बना हुआ होता है। जिंक, कापर और जिंक का बना हुआ होता है। ये पीतल भाई साहब जो होते हैं तांबा और जस्ता का बना होता है। तो इनका राइट आंसर जो होगा वो पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जो लोहे पर जंग लगना यानी कि रस्टिंग जो होती है किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है या इनमें से? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जंग लगने से जो होता है रासायनिक परिवर्तन में ये आते हैं। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि
जंग लगने से जो है उसके भार में कमी होगी या फिर वृद्धि होगी? ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो लोहे की छड़ में के वजन में वृद्धि होगी या फिर घटेगी, इन दोनों में से क्या होगा? तो ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, खाने वाले सोडे यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था, बताइए आप लोग क्या होगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर ही बताया था, खाने वाले सोडे यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमने बताया था आप लोगों को, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह जो होता है खाने वाला सोडा यानी कि वह बेकिंग सोडा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, आंसर नंबर बी। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह कास्टिक सोडा होता है यानी कि Na2CO3। देखो Na2CO3 जैसा कि अभी ऊपर के क्वेश्चन में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाए, यानी बाइकार्बोनेट जो होता है खाने का सोडा होता है और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह धावन सोडा होता है, यानी धावन सोडा, ठीक, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, वह क्या हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी वाला यानी बाइकार्बोनेट होता है। पेंसिल के लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला का, ग्रेफाइट का, चारकोल का या फिर हीरा का? तो पेंसिल के लीड में क्या भरा होता है तो सभी को पता होता है, इसमें ग्रेफाइट भरा होता है। नेक्स्ट नंबर है, एलपीजी गैस के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो सभी को पता है आप लोगों को कि ब्यूटेन एवं प्रोपेन इसके मुख्य घटक होते हैं। तो एलपीजी की इस समय बहुत ही किल्लत चल रही है, बहुत ही मुश्किलों के साथ हमें गैस मिल पा रही है किचन में यूज करने के लिए। तो ऐसे में उसका मुख्य घटक जो होगा वो हमें कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस समय गैस की किल्लत बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इसका राइट आंसर जो होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी होती है? तो चूने का पानी को दुधिया करने वाली गैस जो होती है ऑक्सीजन होती है या फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या नाइट्रोजन होती है या फिर हाइड्रोजन होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो जाएगा। बी नंबर आंसर बिल्कुल ही सही है। इसके बाद जो होता है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र नॉन मेटल कौन सी होती है बताइए? जो कमरे के तापमान पर पिघलती है, वही पूछा जा रहा है इसमें। तो वो सभी को पता होगा, आप सभी लोगों को पारा होता है यानी कि मरकरी जो होती है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसमें आंसर ब्रोमीन दिया हुआ है, यह आंसर सही नहीं है क्योंकि इसमें मरकरी ही पाई जाएगी। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें ब्रोमीन नहीं होगा, इसमें जो होगा पारा पाया जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो सबने आंसर देख लिया, समताप मंडल, ये आंसर बिल्कुल ही सही है, यानी कि समताप मंडल पर पाई जाती है। और इसका क्रम भी याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा क्रम पड़ता है, फिर कौन सा पड़ता है, फिर कौन सा पड़ता है। सबसे पहले जो होता है ये क्षोभ मंडल पड़ता है 1 नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर समताप मंडल पड़ता है, फिर तीसरे नंबर पर मध्य मंडल पड़ता है, फिर चौथे पर वायुमंडल पड़ता है। तो ये ऐसे इसका उल्टा क्रम दिया हुआ है, इसका क्रम आप लोग एक बार ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? तो फ्यूल ऑफ फ्यूचर जो होता है किसको कहते हैं? प्राकृतिक गैस को, हाइड्रोजन गैस को, मीथेन को या फिर ईथेन को? तो प्राकृतिक गैस यानी फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो वह भैया हमें हाइड्रोजन को कहा जाता है, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट होगा, यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर जो होता है वह हाइड्रोजन भाई साहब हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए आप लोग?
सिरके में जो होता है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या फिर केवल प्रोटॉन? तो क्या आंसर हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी डी वाला हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर और आखिरी सवाल जो है हमारे आज के सेशन का, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो वह हीरा ही होता है। आप सभी लोगों को पता है सबसे कठोर हीरा ही होता है, यानी कि डायमंड वाला। ये था हमारे 50 नंबर क्वेश्चन का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। हम आप लोगों को इससे भी अच्छे कॉन्टेक्ट यूपी टेट के एग्ज़ाम तक रेगुलर कराते रहेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।